स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं किस पे, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पे। देखो यहाँ पे बात बेसिकली क्या आती है, इसको मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस नाम से पता चल रहा है, जहां पे मेटल होगा लिगेंड कार्बन कार्बोनिल होगा, उनका कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। ठीक है, हम पहले कुछ बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं ट्रांजिशन मेटल्स की बात करूं, स्कैंडियम, वही फिर से बोल भाई, अब आप खुद से लिखोगे, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो जितना भागोगे उतना डर लगेगा, उतनी चीजें नहीं हो पाएगी। कोशिश करो तो होगी। ठीक है, कोशिश इसको 2-3 बार करना, लिखने की अपने आप सारा याद हो जाएगा। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, ये बात आती है। अब देखो अगर मैं इनके कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, पहले 2 ग्रुप छोड़ दो, आखिरी 2 ग्रुप छोड़ दो, इनके कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बनते ही नहीं है। ठीक है, इस पे आओ, इसमें से ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, जस्ट इसका एग्जिस्ट करता है एज VCO6 की फॉर्म में। ठीक, तो मैं यहाँ जनरल पहले तो आपको ये बता रही हूँ कि किन किन के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका जनरल फॉर्मूला रहता है MCO6। ये आपका क्या रहता है, इस ग्रुप का जनरल फॉर्मूला, मतलब कैसे एग्जिस्ट करेगा, CrCO6, MoCO6, इस तरह से। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला रहता है M2CO10। ठीक, इनका रहता है MCO5, M2CO9, M3CO12। ये इसका जनरल फॉर्मूला रहता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी फैमिली है आपके पास कोबाल्ट वाली फैमिली आ गई। तो यहाँ पे आपके पास रहता है जैसे CO2, CO8, CO4, CO12। तो इस फॉर्म में मतलब मेटल यहाँ पे रोडियम भी हो सकता है, इरिडियम भी, तो उसकी फॉर्म में इनके कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात आती है किसकी, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की। तो यहाँ पे जनरली जो हमारा रहता है, हम पढ़ते हैं NiCO4। तो इस तरह से ये इनके जनरल फॉर्मूला रहते हैं। तो ये वाले नहीं बनाते, ये नहीं बनाते, इसमें से ये बनाता है, बाकी सब बनाते हैं। ये कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सारे के सारे डायमैग्नेटिक। और सबसे ज्यादा कार्बोनिल लविंग ट्रांजिशन मेटल होता है आयरन, निकल। ठीक है, तो ये आपके पास 2 ऐसे हो गए जो कार्बोनिल लविंग ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और ये मैंने टाइप बता दी कि किस तरह से अलग अलग मेटल एटम्स अलग अलग तरह के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे जो अगर आपके पास आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, या आपके पास आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ट्राई न्यूक्लियर। तो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मेटल एटम को। अगर किसी में एक सिंगल मेटल एटम है तो वहां पे मोनोन्यूक्लियर, 2 मेटल है तो बाई न्यूक्लियर, 3 मेटल है तो ट्राई न्यूक्लियर। तो इस तरह से बेसिकली आप चेक करते हो क्या कि जो भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वहां पे सिंपल आता है, बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता कि मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या। सिंपल सी बात, अगर एक मेटल एटम है तो मोनोन्यूक्लियर, 2 मेटल है तो बाई न्यूक्लियर, 3 मेटल एटम है तो ट्राई न्यूक्लियर। तो इस तरह से ये बेसिकली आपका बन जाता है। अब देखो इसके बाद जो आपकी बात आती है वो क्या आती है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं कार्बोनिल, देखो मैं फिर कह रही हूं, अब कार्बोनिल वाला काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो यही है जिसमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब आप मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स शुरू करो, ये तभी शुरू करना, इससे पहले जब मैंने वो चैप्टर आपको करवाया था ना जिसमें हमने CO की MOT डिस्कस की थी, जहां पे हमने केमिकल बॉन्डिंग में कार्बोनिल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस किया था। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज वो जरूर देखना
और उसके बाद टॉपिक शुरू करना, क्योंकि मैं फिर से दोबारा बहुत ज्यादा डिटेल में उसको नहीं बताने वाली हूँ, और जब तक आपको वो याद नहीं होगा आप ये लेक्चर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। पहले वो देखो क्या था, क्या एंटीबॉन्डिंग था, क्या होमो था, क्या ल्यूमो था, किसमें एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर था, क्या बॉन्ड ऑर्डर था, ये सब बातें देखना है, फिर ये समझना शुरू करना। अब देखो अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं, कार्बोनिल में बेसिकली क्या था, इस तरह से 3 बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, एक लोन पेयर कार्बन पे होता है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर लो एनर्जी का था, कार्बन का लोन पेयर हाई एनर्जी का था, तो मेटल को डोनेशन के लिए कौन जाता है, कार्बन का लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, मेटल के खाली ऑर्बिटल में कार्बोनिल अपने लोन पेयर डोनेट करता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, सिग्मा बॉन्ड की बिटवीन मेटल एंड कार्बन। इसके बाद बारी क्या आती है, ये तो बात हो गई क्या कि यहाँ पे कार्बोनिल के कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मेटल के खाली घर में इलेक्ट्रॉन चले गए और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, कार्बोनिल जो है वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब लेगा। तो याद करो वो दिन जब हमने एमओटी किया था, वहां पे हमने कहा था जो उसके होमो थे वो क्या था, नॉन बॉन्डिंग था विद स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, और ल्यूमो था जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो पाई स्टार था, एंटी बॉन्डिंग था, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से कार्बोनिल के खाली, मैंने क्या कहा, कार्बोनिल के खाली एंटी बॉन्डिंग मतलब पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है और यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। समझ रहे हो बात को? तो पहली चीज जो आपने सीखी क्या, जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है सबसे पहले कार्बोनिल में से कार्बन अपना लोन पेयर देता है, मेटल के खाली ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर क्योंकि कार्बोनिल के पास लो एनर्जी के खाली पाई स्टार ऑर्बिटल पड़े होते हैं, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से खींचता है, तो वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और किसमें लेता है, ये अपने वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर। अब यहाँ पे बात क्या आती है, ठीक है हमने ये चीजें तो देख ली। अब यहाँ पे ना एक चीज आती है, जब बैक बॉन्डिंग हो रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या जब बैक बॉन्डिंग हो रही है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के अंदर। इसका मतलब कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में जाने से बॉन्ड ऑर्डर घटता है। इसका मतलब जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा पाई बैक बॉन्डिंग का, उतना बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनिल का कम होगा, या मैं बोलूं कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा। ठीक है, तो यही चीज है ना। देखो वहां पे क्या था, कार्बोनिल का होमो था, ल्यूमो था, और ये नॉन बॉन्डिंग था, ये पाई स्टार वाले थे, बट इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था, ये पाई स्टार थे। तो जब इसमें लेगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। अगर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। ठीक है, अब एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगा, कितनी स्ट्रांगली मेटल दे पाता है कार्बन को। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का मतलब यहां है जब मेटल वापिस कार्बन को दे रहा है, दिस इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, उतनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। बोल भाई, और जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होंगी उतना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा किसका, सी और ओ का, और जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। न्यू 1/2 पाई रूट के बाई म्यू होता है ना, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम, फ्रीक्वेंसी उतनी कम। तो यहाँ पे कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, इसको थोड़ा साफ सुथरा मैं लिख देती हूँ, मैंने क्या कहा उसको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ।
देखो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर, मेटल एटम के ऊपर, उतना स्ट्रांगली वो कार्बन के खाली घर में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, मतलब पाई बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, किसका, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। जितना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा मतलब उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और आती है, जब बॉन्डिंग हो रही होती है क्या होगा यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है तो इन दोनों के आपस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है, बट इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घट जाता है। या मैं बोलूं, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा उतना बॉन्ड ऑर्डर जो है मेटल और कार्बन का बढ़ता है, उतना फ्रीक्वेंसी मेटल कार्बन बॉन्ड की बढ़ती है। और जितनी यहां बढ़ेगी उतनी यहां कम होगी, मतलब ये बॉन्ड वीक होता रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी। ठीक है, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बेसिकली आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो किसकी फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल की। अब देखो किस तरह से हम करेंगे, मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आपके पास एग्जांपल है, निकल का कॉम्प्लेक्स दिया है, आयरन का दिया है, COCO4 नेगेटिव और MOCO4 3 नेगेटिव। आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस दिया, आपसे पूछा गया, देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन आता है कंपेयर CO फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे ऐसे दिया जाता है, मतलब कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो। एक पूछा जाता है मेटल कार्बन की, तो ना ध्यान रखना है क्वेश्चन में किसकी फ्रीक्वेंसी बोली गई है, क्योंकि कई बार बच्चे ये नहीं देखते, सीधा इसका ऑर्डर बता देते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया, सीधा बोला कंपेयर कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब भी यही है। अगर सीधा बोला कंपेयर फ्रीक्वेंसी तो भी यही है। ठीक है, मेंशन्ड हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, मान लो आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले देखो, मान लो मैं इसको 1 नंबर दे दूं, 2, 3। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल एटम पे किसके ऊपर ज्यादा है। ऑफ कोर्स जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा किस पे है, 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, 1 पे। तो एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर भी सेम होगा, बोल भाई। सबसे ज्यादा कौन दे पाएगा, 4, 3, 2, 1। तो जो पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर उसका रिवर्स क्या होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 3, 2, 1, बट ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। और न्यू CO का ऑर्डर भी क्या होगा, यही। मुझसे पूछे इसका ऑर्डर, वो ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो किसी भी तरह से पूछा जाए आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो।